अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वियतनाम वार। जो स्टूडेंट सीएसएस, पीसीएस और कमीशंस की तैयारी करते हैं उनके लिए हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में नो हाउ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से एक टॉपिक वियतनाम वार भी है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वियतनाम वार का ओवरव्यू लेंगे, इसकी वजूहात देखेंगे कि किस बिना पर यह जंग की गई, अमेरिका की एंट्री किस तरह होती है इस वार में, गुल्फ ऑफ टोनकिन क्या है, ऑपरेशन रोलिंग थंडर क्या था, विलियम वेस्टमॉरलैंड पॉलिसी क्या थी, टैट ऑफेंसिव, ईस्टर ऑफेंसिव, माई लाई मस्कर, यूएसए को डिफीट कैसे हुई, वियतनामाइजेशंस क्या है, रीयूनिफिकेशन कैसे हुई वियतनाम की, और इस सारी जंग की क्या रिजल्ट्स निकले। तो सबसे पहले हम लोग वियतनाम वार का ओवरव्यू देखते हैं कि वियतनाम वार जो थी एक कोल्ड वार का हिस्सा थी। कह सकते हैं कि कोल्ड वार का एक मेजर हिस्सा थी। इसको हम लोग प्रॉक्सी वार भी कहते हैं। ये वार स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर 1955 से टिल 1957 तक ये जंग चलती रही थी। ये जो असल में जंग थी ये नॉन कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट अफवाज के दरमियान जंग थी, क्योंकि जो नॉर्थ वियतनाम था वो सपोर्ट करता था कम्युनिस्ट को, और जबकि साउथ वियतनाम जो था वो सपोर्ट करता था नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेस को। अब इसमें जो है वो अलाइंस बन चुके थे। साउथ वियतनाम के अलग अलाइंस बने थे और नॉर्थ वियतनाम के अलग, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था। साउथ वियतनाम को जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी उसमें यूएसए, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड था, जबकि नॉर्थ वियतनाम को जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी वो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया था। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे और अलायंस बन गए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काजेज़ क्या थे इस जंग के, ये जंग क्यों हुई वियतनाम में। सबसे बड़ा जो कॉज था वो आइडियोलॉजिक था। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जंग कम्युनिज़म और एंटी कम्युनिज़म के दरमियान थी। थोड़ा सा हम पास्ट को भी देखते हैं। 1954 में जब वियतनाम डिवाइड हुआ था, इससे पहले हम आपको बता दें, थोड़ी सी हिस्ट्री पर नज़र मारें, क्योंकि हिस्ट्री को जाने बगैर हम इसके काजेज़ नहीं जान सकते हैं। अब 1954 से पहले जो वियतनाम था ये फ्रेंच की कॉलोनी थी। जैसे कि पहले कॉलोनिज़म सिस्टम भी था, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो वो फ्रेंच की कॉलोनी थी, लेकिन 1954 में जो है फ्रेंच ने इसे छोड़ दिया था, आज़ाद कर दिया था। लेकिन आज़ाद करने से पहले वियतनाम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक तो साउथ वियतनाम, दूसरा जो था वो नॉर्थ वियतनाम। अब जो नॉर्थ वियतनाम था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर आ गया था। हो ची मिन जो था उस वक्त का प्रेसिडेंट था, जो नॉर्थ कोरिया में था। ठीक है, और साउथ वियतनाम जो था वो नॉन कम्युनिस्ट था, वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता था। और उसका जो लीडर था उस वक्त का, जो उसको कंट्रोल कर रहा था साउथ वियतनाम को, वो बाओ डाइम था, जो साउथ वियतनाम का लीडर था। अब बाओ डाइम जो था वो बहुत ज़्यादा हार्श था, उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी और वो इलेक्शन पर बिलीव नहीं करता था। ठीक है, और इसने जो है ना 1 लाख से ज़्यादा वियतनाम के जो लोग थे, साउथ वियतनाम के लोग थे ना, उनको मारा था। अब यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ की भी फॉर्मेशन होती है, NLF की, नेशनल लिबरेशन फ्रंट इन साउथ वियतनाम। ये एक पार्टी थी जिसको लीड करता था वियटकॉन्ग। ठीक है, अब डाइम को भी बाद में मार दिया गया था। डाइम भी, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा लोगों को मारा था साउथ वियतनाम में, तो उसको भी लोगों ने कत्ल कर दिया था। अब जब डाइम का कत्ल हुआ तो उसके बाद यूएसए ने एक हैवी ट्रूप सेंड की, मतलब बहुत ज़्यादा इमदाद की थी। यूएसए जो था वो, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी और कोल्ड वार में भी रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, जबकि यूएसए जो है वो एंटी कम्युनिस्ट है और वो हमेशा से रोकना चाहता था कम्युनिज़म को। तो इसलिए यूएसए ने कम्युनिज़म को रोकने के लिए पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, यानी कि डोमिनो थ्योरी जो थी, उसको फॉलो करवाया, और वियतनाम वार जो है वो डिवाइड हो गया 17 पैरेलल में। ठीक है, अब इसमें अमेरिका, इस वॉर में अमेरिका की एंट्री किस तरह से होती है। अमेरिका शुरू से ही वियतनाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता आया है, बहुत ज़्यादा एड और
पैसे वगैरह जो है और आर्म्स, मशीन्स, ट्रूप्स वगैरह देता है। अब जब की बात करते हैं, जब फ्रेंच की कॉलोनी था वियतनाम, तब भी अमेरिका ने 3 लाख स्मॉल आर्म गन्स, मशीन्स और ट्रूप्स सेंड किए थे वियतनाम को। जब 24 नवंबर 1963 को जॉनसन जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तो उसने अमेरिकनाइजेशन शुरू की। ठीक है, इसमें क्या था कि 27 जुलाई 1964 को अमेरिका ने एक कुछ मिलिट्री एडवाइज़र्स और 5,000 लोग और 21,000 ट्रूप्स वगैरह वियतनाम में सेंड किए थे। अब ये बहुत ज़्यादा ही इमदाद थी, मतलब बहुत ज़्यादा थे, अमेरिका शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। अब 4 अगस्त 1964 को हुआ कुछ ऐसे था कि यूएसए की एक वारशिप थी, ठीक है, जो गुज़र रही थी गल्फ ऑफ टॉनकिन से। ये एक मतलब एरिया है, वहाँ से गुज़र रही थी। तो नॉर्थ वियतनाम ने क्या किया था, वो पेट्रोल की वारशिप थी ना, उसके ऊपर अटैक किया था। कहा जाता है ऐसा कि अटैक किया था गल्फ ऑफ टॉनकिन में, और यूएसए की जो शिप्स थी ना उनके ऊपर नॉर्थ वियतनाम ने अटैक किया था। जब यूएसए की शिप्स पर नॉर्थ वियतनाम ने अटैक किया, तब यूएसए ने डिसाइड किया कि अब मैं इस जंग में पार्टिसिपेट करूंगा, और यहाँ से असल में जंग शुरू हुई। वरना इससे पहले जो है अमेरिका सिर्फ ट्रूप्स, इमदाद वगैरह सेंड करता था, बट खुद नहीं था। लेकिन बाद में भी वो खुद नहीं आया सामने, लेकिन उसने इरादा कर लिया कि अब इस जंग को मैंने ही जीतना है। अमेरिका ने क्या किया, एक बिल पास करवाया, एक रेजोल्यूशन पास करवाया जिसको गल्फ ऑफ टॉनकिन कहा जाता है। अब वो क्या था, देखें, गल्फ ऑफ टॉनकिन जो था एक नॉर्थ वेस्ट पोर्शन था साउथ चाइना सी में, लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ टॉनकिन एंड साउथ चाइना। ये साउथ चाइना का जो समंदर है ये उसका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन था, ठीक है, गल्फ ऑफ टॉनकिन, जहाँ से अक्सर जो है वो ट्रेडिंग रूट्स भी कहा जाता है उसको, वहाँ से अक्सर ट्रेडिंग शिप्स वगैरह गुजरती हैं। तो प्रेसिडेंट जो था लिंडन जॉनसन, इसने एक रेजोल्यूशन पास करवाया जिस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद अमेरिका के पास हद से ज़्यादा पावर आ गई, कि अमेरिका को ये पावर दे दी गई इस रेजोल्यूशन में कि वो वियतनाम वार में कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरह के डिसीजन ले सकता है। और इस पावर को अमेरिका ने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी किया। इसके बाद आता है ऑपरेशन रोलिंग थंडर। ये ऑपरेशन रोलिंग थंडर था क्या, ये एक 3 साल का ऑपरेशन था, ठीक है। और इस ऑपरेशन का जो मेन मोटो था, जो गोल था, वो स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग कैंपेन था अगेंस्ट द नॉर्थ वियतनाम के, ठीक है, एंटी कम्युनिस्ट जो थे उनके ख़िलाफ़ था, और ये भी अमेरिका ने ही किया था। इसमें जो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए वो सिविलियन थे, आम लोग थे। इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्थ वियतनाम के लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी सबके सब तबाह हो गई थी नॉर्थ वियतनाम में, क्योंकि यूएसए ने ड्रॉप आउट किया था 250,000 बॉम्ब्स। आप समझते हैं, मतलब इतने सारे बॉम्बार्डमेंट वहाँ पर किए थे, इतनी ज़्यादा कि वहाँ की जो सिविलियंस थी हद से ज़्यादा मरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेथ रेशियो हुआ था। इसके बाद पढ़ते हैं विलियम वेस्टमॉरलैंड पॉलिसी। विलियम वेस्टमॉरलैंड पॉलिसी जो थी उसके बारे में हम लोग नो लेते हैं कि थी क्या। बेसिकली जो वेस्टमॉरलैंड था वो एक मिलिट्री कमांडर था यूएसए आर्मी का, ठीक है, और वो हमेशा एक पॉलिसी को फॉलो करता था जिसको पॉलिसी ऑफ एट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आते हैं सवाल कि पॉलिसी ऑफ एट्रिशन थी क्या। अब पॉलिसी ऑफ एट्रिशन का मतलब था कि भाई आपका जो दुश्मन है उसकी जो मॉरल पावर है ना उसको डिस्ट्रॉय करो, उसके ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय करो। मतलब आपका जो दुश्मन है आप उसके ऊपर अटैक नहीं करो, बस उसकी वो जो दुखती हुई रग है या उसकी जो कमज़ोरी है आप उसके ऊपर अटैक करो, सिर्फ उसको मारो। देखो आपके दुश्मन की जान किस चीज़ में अटकी हुई है, आप उस चीज़ को ख़त्म करो ताकि आपका दुश्मन खुद ब खुद मर जाए। तो वो पॉलिसी ऑफ एट्रिशन को फॉलो करता था कि आप अपने दुश्मन की बेसिक चीज़ को मारो, उसी को पॉइंट आउट करो, लेकिन हिट द पॉइंट ऑफ एनिमी। बट क्या हुआ था यहाँ पर, ये पॉलिसी ऑफ एट्रिशन जो थी वो फेल्ड हो गई थी वियतनाम वार में,
क्योंकि वेस्टमॉर्लैंड जो था आर्मी का कमांडर था उस वक्त यूएसए की, उसने क्या किया था कि बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया था नॉर्थ वियतनाम में। मतलब इतना, मतलब लोगों को डराया धमकाया और इतना मारा था कि हद से ज़्यादा लोग डर चुके थे उससे। मतलब उसने कत्लेआम शुरू कर दिया था। जहाँ नॉर्थ वियतनाम के लोग मेरे आप गोली मार दो, कत्ल कर दो, मतलब वो अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। उसने ना एक जोन शुरू कर दिया था, फायर जोन, जिसमें क्या था कि जहाँ पर भी आपको, चाहे सिविलियन, चाहे आर्मी, चाहे जो भी लोग हो नॉर्थ वियतनाम के, आपको जहाँ नज़र आए आप उनको किल कर दो, मार दो। अब बढ़ते हैं टैट ऑफेंसिव। टैट ऑफेंसिव क्या था? ये भी एक मिलिट्री कैंपेन था नॉर्थ वियतनाम में। अब नॉर्थ वियतनाम में जो वियतकॉन्ग ट्रूप्स लॉन्च था, किया था टैट ऑफेंसिव साउथ वियतनाम में, यूनाइटेड स्टेट का ये टारगेट था। ठीक है। अब टैट ऑफेंसिव वाज अ कोऑर्डिनेट सीरीज ऑफ नॉर्थ वियतनाम अटैक ऑन मोर देन 100 सिटीज़ एंड आउटपुट ऑफ द साउथ वियतनाम। अब इसमें टैट ऑफेंसिव में क्या था? ये भी मिलिट्री कैंपेन ही था। इसमें ये हुआ था कि नॉर्थ वियतनाम की 100 से भी ज़्यादा जो सिटीज़ थी उनके ऊपर अटैक किया गया था। साउथ वियतनाम ने अपने 80,000 ट्रूप्स जो थे, साउथ वियतनाम ने क्या किया था? अपने 80,000 जो ट्रूप्स थे वो नॉर्थ वियतनाम के अंदर एंटर कर दिए थे। हुआ ये था कि वो दिन एक छुट्टी का दिन था, जैसे कि नेशनल हॉलीडे होता है ना, उसमें हर किसी की छुट्टी थी और एक फेस्टिवल था जो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ के लोग उस वक्त, तो साउथ वियतनाम ने अपने 80,000 लोग जो ट्रूप्स थे वो नॉर्थ वियतनाम में एंटर कर दिया था। अब इसका मेन पर्पस क्या था टैट ऑफेंसिव का? कि भाई एंटी कम्युनिस्ट जो फोर्स थी ना उनको ख़त्म करना है साउथ वियतनाम से। अब इसमें जो थे बहुत ज़्यादा बागी जो रिबेलियंस थे वो भी आ गए थे, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी थे और वो चाहते थे, मतलब वहाँ के लोग भी चाहते थे कि हम लोग रीयूनिफाई हो जाएं। लेकिन ये मिशन भी फेल्ड हुआ था, स्ट्रैटेजिकली बेनिफिशियल नहीं था ये नॉर्थ वियतनाम के लिए। ड्यूरिंग द टैट ऑफेंसिव नॉर्थ वियतनाम अटैक ऑन एम्बेसी, तो उसमें क्या किया था? जब ये टैट ऑफेंसिव ऑपरेशन किया गया था, इसमें नॉर्थ वियतनाम में जो यूएसए की एम्बेसी थी ना वहाँ पे भी उन्होंने अटैक किया था और एम्बेसी में जितने भी यूएसए के लोग थे जो एम्बेसडर थे उन सबको उन्होंने पकड़ लिया, तो बहुत लोगों को कत्ल भी किया था। मतलब ये जंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही थी। इसके बाद हुआ था ईस्टर ऑफेंसिव। मार्च 30, 1972 को नॉर्थ वियतनामीज़ ने लॉन्च किया था एक ह्यूज कैंपेन। ये भी मिलिट्री कैंपेन था जिसको ईस्टर ऑफेंसिव कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? 10,000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी साउथ में और 60,000 से ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हुई थी वो नॉर्थ में। मतलब इतने लोग मरे थे। और ये जो टैट ऑफेंसिव था 1972 में is not only the South Vietnam military by the surprise but also the military commanders of the United States। अब ये जो एक ईस्टर ऑफेंसिव था ना, ये सिर्फ सरप्राइज़ नहीं था साउथ वियतनाम के लिए, नॉर्थ वियतनाम ने किया था, लेकिन ये जैसे आपको बताया ये टैट ऑफेंसिव जो था ये साउथ वियतनाम ने किया था, जबकि ईस्टर ऑफेंसिव जो था ये नॉर्थ वियतनाम ने किया था उसके बदले में जवाब देने के। क्योंकि जो टैट ऑफेंसिव था वो एक ख़तरनाक मिलिट्री कैंपेन था, उसमें तो हद ही कर दी थी ना, तो ये उसका जवाब था। तो इसमें क्या था कि ये सिर्फ सरप्राइज़ अटैक साउथ वियतनाम के लिए नहीं था सिर्फ, बल्कि ये यूएसए के लिए भी एक सरप्राइज़ अटैक था। इसके बाद आते हैं माई लाई मस्कर्स। ये क्या था? ये एक मास मर्डर था अनआर्म्ड साउथ वियतनाम सिविलियन के लिए। अब इसमें हुआ क्या था माई लाई मस्कर्स में? इसमें जो साउथ वियतनाम थे 16 मार्च 1968 ड्यूरिंग द वियतनाम वार में अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया था, एक कहते हैं कैंपेन चला दी थी जिसमें 500 अनआर्म्ड साउथ वियतनाम सिटीज़न जो थे उनको मारा गया था, मतलब कत्लेआम किया गया था। अब माई लाई मस्कर जो था ना एक गांव था वहाँ का, तो साउथ वियतनाम में तो एक गांव था ये माई लाई मस्कर साउथ वियतनाम में। वहाँ पर अमेरिका के जो सोल्जर्स थे वो अंदर इंटर हुए, उन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों को मारना शुरू कर दिया। मतलब ये आम लोगों को मार रहे थे, ये मिलिट्री उन लोगों को नहीं, ये उन लोगों को मार रहे थे जिन लोगों को कुछ पता भी नहीं था। इसके बाद देखते हैं कि यूएसए को डिफीट हुई कैसे, वियतनामाइजेशन क्या था।
अब 1973 में निक्सॉन जो था, रिचर्ड निक्सॉन, उसने अनाउंस कर दिया कि भाई हम यूएसए जो है ना वो विदड्रॉ कर रहा है, क्योंकि जॉनसन के बाद जो है ना निक्सॉन प्रेसिडेंट बना था, ठीक है, लीडर बना था यूएसए का। तो उसने कहा था कि भाई हम विदड्रॉ करते हैं। अमेरिका ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया था, एक पीस ट्रीटी साइन की थी। अब 1974 में कांग्रेस पास्ड एन एक्ट जिसको फॉरेन असिस्ट एक्ट भी कहा जाता है, विद द कट ऑफ मिलिट्री फंडिंग एड इन द साउथ। अब जैसा कि पीछे से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं कि 1974 में एक एक्ट पास किया गया था जिसको फॉरेन असिस्ट एक्ट के नाम से जाना गया था। अब इसमें क्या था कि शुरू से यूएसए ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था वियतनाम को, जब वो फ्रेंच की कॉलोनी था, या जब वो 2 जोन में डिवाइड हो चुका था, जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, वो मतलब इतने ज़्यादा एड, इतनी ज़्यादा पैसे, मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियन की तादाद में वो सप्लाई करता था, ट्रूप्स, अपने आर्म्स, मशीन्स, गन्स, ईटीसी जो भी है। तो ये एक एक्ट पास हुआ था जिसमें मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि अब यूएसए जो है वो ज़्यादा मदद नहीं करेगा, बल्कि क्या, वो फंडिंग एड बिल्कुल भी नहीं करेगा वियतनाम में। अब 1975 में क्या था कि साउथ वियतनाम आर्मी स्टूड अलोन। जाहिर सी बात है, जो साउथ वियतनाम थी उसके साथ था ही सिर्फ यूएसए, क्योंकि यूएसए पावरफुल था। जब यूएसए ने विदड्रॉ कर लिया तो साउथ वियतनाम तो बिल्कुल अकेला हो गया। अब यहाँ पर जो था वियतनामीजेशन, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ख़राब है मेरी, निक्सॉन जो था वो उसने एक पीस ऑनर साइन किया था, एक ट्रीटी साइन की थी, वियतनामाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। अब निक्सॉन ने क्या किया था, 58,04,000 जो ट्रूप्स थे वहाँ से रिड्यूस किए थे। मतलब 58 लाख, आप समझते हो ये कितनी ज़्यादा तादाद है लोगों की 1969 में। अब निक्सॉन जो था वो ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साउथ विद मिलिट्री ट्रेनिंग, वेपन्स एंड स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट फ्रॉम द लोकल इलेक्शन। अब निक्सॉन ये चाहता था कि भाई साउथ की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी मिलिट्री को ट्रेन करे, वेपन प्रोवाइड करे, और उनके ना वहाँ एरिया में एक लोकल इलेक्शन करवाए जाएँ, और वो अपने लीडर को खुद, जो आम लोग हैं उनको खुद अपने लीडर को चूज़ करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो खुद हकदार हैं इलेक्शन करने के ना। तो उनकी वहाँ पर एक लोकल इलेक्शंस होने चाहिए जहाँ के वो लीडर वो अपना खुद डिसाइड करें। अब देखें रीयूनिफिकेशन कैसी हुई। 27 अप्रैल को जो नॉर्थ वियतनाम के लोग थे ना, उनमें तकरीबन 1 लाख ट्रूप्स जो है वो इंटर हुए साउथ वियतनाम में, साइगोन में। साइगोन जो है एक कैपिटल सिटी है साउथ वियतनाम की, ठीक है। अब 13 अप्रैल को नॉर्थ वियतनाम ने क्या किया, कैप्चर किया यूएसए की एम्बेसी को, और साउथ वियतनाम की आर्मी को, पुलिस को, हेडक्वार्टर्स को, रेडियो स्टेशंस, आपके टीसीएस ऑफिस, और जितने भी जगहें मेन होती हैं ना इम्पॉर्टेंट्स, तो उनको कैप्चर कर लिया था। कैपिटल सिटी को भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब अमेरिका जो था उसने एक ऑपरेशन किया था जिसमें 100 से ज़्यादा सिविलियन और 700 वियतनामाइज जो थे, जो साउथ वियतनामाइज थे, उनके लिए हेल्प की, और उनको हेलीकॉप्टर भेजे गए। जबकि इसमें कोई टेक रिवेंज नहीं था, सिर्फ यूएसए हेल्प कर रहा था। वहाँ के जो साउथ वियतनाम के लोग थे उन लोगों को वहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से निकाल रहा था, और उनको वहाँ से निकाला भी, जिसमें 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा सिविलियन थे, और 700 जो थे वो साउथ वियतनामीज थे। और अपने लोगों को भी, जितने भी वहाँ पर रह चुके थे साउथ वियतनाम में, यूएसए की जितने भी आर्मीज़ वगैरह, उनको भी वहाँ से रिड्यूस किया गया। अब साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम फाइनली रीयूनिफाइड हो गया 2 अप्रैल 1976 को। तो इस तरह रीयूनिफिकेशन हुई, वियतनाम वार ख़त्म हुई फाइनली, और एक जो 2 कंट्रीज़ थी जो 2 जोन्स में डिवाइड हुई थी वो भी ख़त्म हुई, और फाइनली वियतनाम एक रीयूनिफाइड हो गया और एक कंट्री बन गया।